हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम चोल वंश, चालुक्य और पल्लव वंश को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चोल वंश। चोल वंश है, ये दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। इसके समकालीन 2 अन्य राज्य कौन से थे? पांड्य और चेर। चेर जिनका कहीं कहीं नाम हमें केरल नाम से भी उल्लेख है, वो देखने को मिलता है। डायग्राम में अगर देखा जाए तो चोल है वो कावेरी नदी के दक्षिण में थे, पांड्य तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थे, और चेर है वो कहाँ पर थे? केरल वाला एरिया है, वहाँ पर निवास कर रहे थे। चोल वंश की अगर बात की जाए तो चोल राज्य के जो निवासी थे वो तमिल भाषी थे, तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड थे। इन्होंने तमिल भाषा में अनेक उच्च कोटि के साहित्य लेखन को भी प्रोत्साहन है वो दिया था। चोल राज्य है, इस वंश की जो हमें जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? अशोक के अभिलेखों से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही हमें सेकंड है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरुज नामक साहित्य है, उससे हमें इस वंश की जानकारी वो प्राप्त होती है। इस वंश के महान शासकों की बात की जाए तो पहला आता है करिकाल। करिकाल उसका शासन टाइम है वो लगभग 100 ईस्वी के आसपास है, जिसने पुहार या पुगार नामक नगर की नींव रखी थी। कालांतर में हम देखते हैं कि पुहार या पुगार है वो एक बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुआ था। करिकाल ने पुहार नगर की नींव की, सिंहल से युद्ध किया। सिंहल जो श्रीलंका वाला एरिया है उससे युद्ध किया, और जितने भी युद्ध बंदी हैं उनसे कावेरी नदी के किनारे पर 100 मीटर लंबे बांध है उसका निर्माण करवाया। इसने अपनी राजधानी है वो भी ट्रांसफर की थी गोरखपुर से कावेरीपत्तनम। चालू की पहले राजधानी कौन सी थी? उरेयूर, फिर उसे क्या कहते हैं? उरकपुर भी कहते हैं। उसने करिकाल के समय ये राजधानी है वो कावेरीपत्तनम ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद में हम उत्तराधिकारी देखते हैं आदित्य। आदित्य है, इसके पिता का नाम क्या था? विजयालय। आदित्य का योगदान देखा जाए तो इसने पल्लव नरेश अपराजित है उसको हराया था। तो जो पल्लव शासक है अपराजित, उसको किसी ने हराया था? आदित्य ने हराया था। इसके बाद में हम देखते हैं परातंग फर्स्ट। ये भी अपने पिता की तरह ही आदित्य का ही पुत्र था। पिता की तरह पल्लव की शक्ति है उसको पूरी तरह कुचलने का कार्य किया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसने जो पांडव की राजधानी थी मथुरा, उस पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट शासक देखेंगे। एक महान शासक वह है चोल राजराज फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड है वो 985 से 1013 ईस्वी पूर्व माना जाता है। संपूर्ण इसने मद्रास, मैसूर, कुर्ग, सिंहल द्वीप वाले क्षेत्र है उसको अपने अधीन किया था, और दक्षिण भारत का ये एक छत्र सम्राट है वो भी अपने समय पर बन गया था। इसके टाइम पर जो चोल वंश है उसकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर। तंजौर में इसने भगवान शिव का राज राजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। राजराज फर्स्ट के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पीरियड में इसके पास है वो नौसेना, शक्तिशाली नौसेना थी, जिसके दब पर इसने पेगु, मर्दवान और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र हैं उनको जीता था। इसने बंगाल बिहार के जो शासक था महिपाल, उससे भी युद्ध किया था। इसकी सेनाएं यानी राजेंद्र फर्स्ट की सेनाएं हैं वो कलिंग को पार करते हुए उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल, मगध होती हुई गंगा तक पहुंच गई थी। जब इसकी सेनाएं गंगा तक पहुंच गई थी, इस उपलक्ष्य में इसने क्या इसकी उपाधि धारण की थी? गंगकोट की उपाधि है वो धारण की थी। राजेंद्र फर्स्ट के बाद में उसका पुत्र उत्तराधिकारी बनता है राजा धीराज। राजा धीराज है, इसका ये है वो कोप्पम के युद्ध में मारा जाता है। कोप्पम का युद्ध है वो राजा धीराज और चालुक्य शासक था सोमेश्वर, इसके साथ हुआ था। चोल था राजा धीराज और चालुक्य कौन था? सोमेश्वर, इसके साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में वीर राजेंद्र है वो इस हार का बदला लेता है और कुंडल संगम के युद्ध में जो चालुक्य थे उनको परास्त करता है। शीघ्र ही हम देखते हैं कि चोल वंश है इसमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है, और सिंहासन किसे प्राप्त होता है? राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट है उसे सिंहासन प्राप्त होता है। इसका टाइम पीरियड है वो 1070 से 1122 ईस्वी माना जाता है। राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट की बात की जाए तो इसकी माँ थी वो चोल राजकुमारी थे, और पिता कौन से थे? चालुक्य राज्य के स्वामी थे। कुलोत्तुंग फर्स्ट ने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया और एक नई राजवंश है उसकी नींव रखी थी। वंश का नाम क्या रखा था इसने? चालुक्य चोल वंश रखा था। इसके बाद में हम देखते हैं कि चोल जो साम्राज्य था इसकी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। चोलों का प्रशासन है वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। कौन सी प्रणाली पर आधारित था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण जो चोल राज्य था उसको कितने प्रांतों में डिवाइड कर दिया था? 6 प्रांतों में डिवाइड कर दिया था, और उन 6 प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा गया। मंडल है वो भी उप विभाग में बटा हुआ था। कोटम नाम से उप विभाग है वो बनाए गए थे। फिर कोटम के भी उप विभाग थे। कौन कौन से थे? नाडु, कुरम और ग्राम होते थे। जितने भी नाडु की सभा है उसको अभिलेखों में क्या कहा गया है? नाटर कहा गया है। वहीं नगर की श्रेणी है उनको नगरतार कहा गया है। अभिलेख हैं उनमें नाडु की सभा को नाटर और नगर की श्रेणियां हैं उन्हें नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि वो प्रतिवर्ष कैसे होते थे? नियमित निर्वाचित होते। तो हमें डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती है कुछ हद तक। प्रत्येक मंडल है उसको स्वायत्ता प्राप्त थी। लेकिन हम देखते हैं कि जो राजा था
उसके ऊपर कोई भी केंद्रीय शक्ति है या विधानसभा है वो नहीं थी। राजा के ऊपर कोई भी केंद्रीय विधानसभा नहीं थी, राजा ही सर्वोपरि था। भूमि की उपज का कितना भाग टैक्स के रूप में लिया जाता है? लगभग 6 भाग है, 1/6 भाग है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। जो लगान ली जाती थी वो भी अनाज या फिर स्वर्ण के रूप में ली जाती थी। चोल साम्राज्य की अगर सिक्के की बात की जाए तो उस समय जो प्रचलित सोने का सिक्का था वो कासू कहलाता था, और कासू 16 औंस का होता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य का जो प्रचलित सोना था, सिक्का था, वो क्या कहलाता था? तो वो कासू कहलाता था, और कितने औंस का होता था? 16 औंस का होता था। चोल साम्राज्य के पास एक विशाल स्थल सेना के साथ साथ क्या था? मजबूत जहाजी बेड़ा था, उनके पास मजबूत नौसेना भी थी। चोल राजाओं ने क्या किया था? सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो भी पूरी करवाई हैं। चोल काल की कला देखें तो ये मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती है। चोलों ने पल्लवों के स्थापत्य को आगे बढ़ाया था। जो पल्लव काल के जैसे मंदिर बने हुए थे, ईंट के बने हुए मंदिर थे पल्लव काल में, उन मंदिरों का इन चोल वंशियों ने किस में पुनर्निर्माण किया? पत्थर में पुनर्निर्माण इनका करवाया था। इसलिए इस प्रकार इन्होंने जो पल्लव शासन, पल्लवों की जो स्थापत्य कला थी उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसी का आगे वाला फेज हमें देखने को मिलता है। इसकी विशेषताएं अगर देखिए तो वर्गाकार विमान विमान होता है, गर्भगृह के सामने वाला जो भाग होता है, मंडप, कोरम, कलापूर्ण स्तंभ से युक्त एक बृहद सदन। सजावट के लिए क्या यूज किया जाता था? पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट और इस संयुक्त स्तंभ है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मेंस के दृष्टि से इसकी जो चोल कला है उसकी विशेषता इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजराज फर्स्ट है, ये तंजौर में इसने जो शिव मंदिर बनवाया था, राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर, वो द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है, एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसी के अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत में जो नहरों की प्रणाली है वो किसकी देन है? चोलों की देन है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो दक्षिण भारत की नहर प्रणाली वो किस की देन है? चोल वंश है उसकी देन है। चोल मंदिरों में हमें देखने को मिलता है चिदम्बर और तंजौर के मंदिर है वो सर्वोत्कृष्ट है। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जो नटराज शिव की कांसे की मूर्ति बनी हुई है वो भी चोल युग की एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, वो देखी जाती है कला की दृष्टि से। मंदिरों की कौन सी शैली का विकास इस टाइम पे हुआ था? तो मंदिरों की जो गोपुरम शैली है उसका विकास हमें इस टाइम में देखने को मिलता है। सामाजिक व्यवस्था देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी? वो चोल जो वंशी थे वो राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। राजा धीराज के अभिलेख है, उन लेखों में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। समाज में अगर स्त्रियों की बात की जाए तो उन्हें संपत्ति के स्वामिनी थी, संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे। साथ ही साथ हमें दास और देवदासी प्रथा है वो भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा वंश आता है वो आता है पल्लव वंश। पल्लव है, इनका शासन देखा जाए तो कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र है वो हमें इनके शासनकाल में देखने को मिलता है। पल्लव वंश, इसका शासक, इस वंश का शासक है वो अर्काट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, तंजौर के जो आधुनिक जिले हैं उन पर राज्य करते थे। ये शिलालेखों से हमें पता चलता है कि पहला जो पल्लव शासक है वो कौन सा है? विष्णुगुप्त का उल्लेख है, कांची का विष्णुगुप्त। कहीं कहीं इससे पहले सिंह वर्मा भी कुछ बुक्स में देखने को मिलता है, पर राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख है वो विष्णुगुप्त का किया गया है। वास्तविक शासक की बात की जाए तो वो थे सिंह विष्णु है, उसको वास्तविक शासन है वो माना जाता है। 2 शताब्दी तक पल्लव है उन्होंने शासन किया था। राज्य की प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम कौन कौन से हैं? महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा फर्स्ट, महेंद्र वर्मा सेकंड, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा सेकंड, परमेश्वर वर्मा सेकंड, नंदी वर्मा सेकंड और अपराजित। महेंद्र वर्मा है, उसका योगदान देखें तो एक महान वास्तु निर्माता था। इसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मा है, उसने एक नाटक की भी रचना की थी। कौन सा नाटक था? मत विलास प्रसन्न। तो ये एक महान शासक था। साहित्य में भी इसने योगदान दिया है। मत विलास प्रसन्न नामक एक नाटक की रचना की। महेंद्र नाम से एक तालाब है वो खुदवाया था। इसने लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड से ये पराजित हुआ था, उससे युद्ध किया था। तो चालुक्य राजा जो पुलकेशिन सेकंड है इसको पराजित किया था, और जिसका बदला कि इसने लिया था, इसका पुत्र जो नरसिंह वर्मा है उसने इस हार का बदला लिया था, और पुलकेशिन सेकंड है उसको हराकर उसकी जो राजधानी थी पुलकेशिन सेकंड की वातापी, चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? वातापी, उस पर अधिकार कर लिया था। परंतु बाद में चालुक्यों ने इस हार है वो वापस कालांतर में हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट, उन्होंने परमेश्वर जो पल्लव राजा था परमेश्वर वर्मा,
उसको पराजित कर देता है। चालुक्य ने वापस बाद में इस हार का बदला लिया था और जो राजधानी थी कांची उस पर भी अधिकार कर लिया था। प्रारंभिक जो भी पल्लव हुए हैं उन राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। वहाँ पर 5 रथ मंदिर हैं, उनका निर्माण कार्य करवाया था। ये चट्टानों को तराश कर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। यहाँ पर किसको चट्टान है उनको तराश कर मूर्तियाँ हैं उनको उत्कीर्ण करने का कार्य किया गया है। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर है वो बनवाए थे। पल्लव शासक है वो कौन से धर्म से रिलेटेड थे? कुछ विष्णु के उपासक थे तो कुछ किसके थे? शिव के उपासक थे। नेक्स्ट हम शासक देखते हैं वह है, नेक्स्ट हमें शासन देखने को मिलता है वो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में पुलकेशन फर्स्ट है, उसका हमें देखने को मिलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। चालुक्य वो 3 प्रकार के थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य। वेगी के जो चालुक्य थे उनको पूर्व के चालुक्य भी कहा जाता है। जो वातापी के चालुक्य उन्होंने 13 वर्षों तक शासन किया था, यानी कि हम देखिए 550 ईस्वी से 757 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कौन से व्यवधान को छोड़कर 642 से 655 में जो इन पे शासन टाइम पर उसमें कुछ विपरीत स्थितियां देखने को मिली थी। चालुक्य राजाओं की नरेश पुलकेशन सेकंड वो सबसे अधिक विख्यात शासक था। उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार है वो उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कहाँ तक कर लिया था? कावेरी नदी तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? पुलकेशन सेकंड ने। उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी तक। इसके बाद 642 ईस्वी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, इसकी हार हो जाती है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है, पुलकेशन का उत्तराधिकारी विक्रमादित्य फर्स्ट। इसने भी चालुक्य की शक्ति है वो वापस इसने इस वंश की शक्ति है उसको पुनः प्रतिष्ठापित किया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकंड है, उसने वो राष्ट्रकूट नरेश से को परास्त कर कल्याणी पर अपनी राजधानी बनाकर एक नए चालुक्य राज्य है उसकी स्थापना की थी। तो विक्रमादित्य सेकंड की अगर बात करें तो इसका योगदान क्या था? इसने राष्ट्रकूट राजाओं हैं राष्ट्रकूटों को हराया था और कल्याणी है उसको अपनी राजधानी बनाया था और एक नए वंश की नींव रखी थी, कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य है ये राज्य 973 से 1200 ईस्वी तक सत्ता में रहा था। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासक है। जो तंजौर के चोल वंशी हैं उनसे संघर्ष है वो कंटिन्यू लगातार बना हुआ था। हम देखते हैं कि सत्याश्रय नामक एक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज फर्स्ट ने परास्त कर दिया था। सत्याश्रय को किसने पराजित किया था? चोल नरेश राजराज ने पराजित किया था। चोल बाद में चालुक्य सोमेश्वर फर्स्ट ने इस अपमान का बदला लिया था। इस हार का बदला किसने लिया? सोमेश्वर फर्स्ट ने लिया और इसने जो राजधिराज के साथ कोप्पन के युद्ध में किया था उसमें उसकी हत्या कर दी थी, उसका वध भी कर दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि 7वां शासक बनता है विक्रमादित्य सिक्स्थ। विक्रमादित्य षष्ठ है, इसका योगदान है वो अधिक इम्पोर्टेंट है। इसने विक्रमांक नाम से भी ये विख्यात हुआ है। कांची पर इसने अधिकार किया था और इसके दरबार में कौन था? विल्हण था। विल्हण है वो इसका दरबारी विद्वान था। विल्हण द्वारा विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? विक्रमादेव चरित नामक एक ग्रंथ है उसकी रचना की गई है। हम देखते हैं कि वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेश हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन हिंदू होने के पर भी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म है उनको प्रश्रय दिया था, उनको संरक्षण दिया था, यानी कि वो धर्म सहिष्णु शासक थे। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उस पर एक टीका लिखी हुई है। कौन सी? मिताक्षरा। मिताक्षरा किसके द्वारा? इसके लेखक कौन है? वी ज्ञानेश्वर। वी ज्ञानेश्वर ने चालुक्यों की राजधानी कल्याण ही में रहते हुए इस ग्रंथ की रचना की थी। और जो मिताक्षरा है उसे क्या माना जाता है? हिंदू ग्रंथ है, उसका हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ है वो माना जाता है। इसे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे शक, हूण और कुषाण के बारे में और आगे का पूरा चैप्टर है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।